नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपका जो पहला पार्ट था हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो अध्याय का दूसरा अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें जो आपका दूसरा अध्याय है वो है संघर्षकालीन भारत और 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, वहां तक आपका ये दूसरा चैप्टर लगता है। तो इससे पहले पढ़ेंगे हम भारत पर उस समय विदेशी सत्ताओं ने यानी विदेशियों ने आक्रमण किया था और आक्रमण करने वाली जाति थी अरब। इससे पहले हमने पढ़े थे हुण, कुषाण और इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में भारत पर अरबों का आक्रमण होता है और जो अरबों का पहला आक्रमण होता है वो होता है समुद्री आक्रमण होता है। अरबों का पहला समुद्री आक्रमण होता है और वो होता है भड़ोच पर और 636 ईस्वी में होता है। और वहां का एक सेनानायक था मुदाहिरा और इस मुदाहिरा की इस आक्रमण में मृत्यु हो जाती है, यानी सफल नहीं हुआ था। इसने आक्रमण जरूर किया था लेकिन यह अपराजित हो गया था, यानी सफल नहीं हो सका था। उसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करते हैं और सिंध के राजा थे दाहिर सेन। और जैसे ही सिंध के राजा दाहिर सेन ने भी इनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया था, लेकिन ये दाहिर सेन युद्ध में क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। दाहिर सेन युद्ध में मारे जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो जाती है। और ये था पहला सफल आक्रमण, यानी इन्होंने आक्रमण किया था लेकिन ये युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद बिन कासिम युद्ध विजयी हो गए थे। तो ये भारत पर पहला अरबों का सफल आक्रमण था। उसके बाद में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी, सबसे इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी ने लगभग भारत पर 17 आक्रमण किए थे। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और जो उनका पहला आक्रमण था वो था 1001 ईस्वी में। और मुल्तान के राजा थे मुल्तान के राजा जयपाल फर्स्ट को इन्होंने हरा दिया था। जयपाल को, मुल्तान के राजा को हरवाया था। और उसके बाद में इनका जो 16वां आक्रमण था, ध्यान रखना, इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है 16वां। और जो 16वां आक्रमण किया था इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर किया था। और सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में पड़ता है, 1025 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था और इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था। यहाँ पर शिवलिंग थे उसके भी टुकड़े कर दिए थे और कुछ अलग अलग अपने साथ में ले गया था। यानी सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था, सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात में। उसका जो अंतिम आक्रमण है वो हुआ था 1026 ईस्वी में सिंध में जाटों के साथ में, और उसका अंतिम आक्रमण हुआ था। उसके बाद में जो आए थे महमूद गोरी, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनका जो पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में और इन्होंने आक्रमण किया था मुल्तान पर और मुल्तान के राजा को हरा दिया था। मुल्तान के राजा ने इनसे संधि कर ली थी और इनकी विजय हो जाती है महमूद गोरी की। उसके बाद में इनके दो प्रसिद्ध आक्रमण पढ़ेंगे हम। वैसे तो इन्होंने बहुत आक्रमण किए थे भारत पर, लेकिन इनके दो प्रसिद्ध आक्रमण है वो है त्राइन का फर्स्ट युद्ध। त्राइन जो स्थान है वो पड़ता है हरियाणा में और त्राइन के जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, ये हमारे अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये हमारे अजमेर के शासक थे। और ये थे मोहम्मद गोरी। और जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे थे उस समय, ये भी कौन बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान बैठे थे, क्योंकि इनके नाना जी पहले दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान के, और इनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने सत्ता है जो पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी। और पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए थे। तो इसमें मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और पृथ्वीराज चौहान है जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, मात्र 11 साल की उम्र में माना जाता है कि राजगद्दी पर बैठ गए थे। 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1177 ईस्वी में ये अजमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। मात्र 11 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे, तो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। तो मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में हरा दिया था इन्होंने। और अगले बाद में 1 साल के बाद में पुनः वापस त्राइन का सेकंड युद्ध होता है और ये होता है 1192, 1 साल के बाद में। और पृथ्वीराज चौहान वापस वही, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान जैसे ही मोहम्मद गोरी को हरा दिया, उसके बाद में इतनी तैयारी नहीं की थी, लेकिन मोहम्मद गोरी जैसे ही आ गया था वापस युद्ध की तैयारी करने लग गया था और वापस उसी मैदान में आ गया था। और पृथ्वीराज चौहान है जो इस युद्ध में हार जाते हैं।
पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में हार जाते हैं। कुछ एक इतिहासकार बताते हैं कि ये तबर हिंद के पास में फिर भाग्य से यहाँ से युद्ध मैदान छोड़कर तबर हिंद, ये तबर हिंद है जो वर्तमान में बठिंडा का नाम है, यहाँ भागे थे और यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इनको बंदी बना लिया था। तो कुछ एक इतिहासकारों का कहना है कि इसी इनको यहीं पर मार दिया था, लेकिन कुछ एक इतिहासकार बताते हैं कि इनको काबुल ले गए थे। बाद में जो मोहम्मद गोरी अपने गांव काबुल और उसकी राजधानी थी और उनका गांव था गजनी, यानी मोहम्मद गोरी गजनी से आए थे और वहीं पर ले गए थे गजनी में, और वहां पर इनको अंधा करवा दिया था। और फिर इनके एक पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे, इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जो इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, वो इनके बाद में उनके पास में जाते हैं और वहां पर इन्होंने शब्द वेदीवार से माना जाता है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में मोहम्मद गोरी के कोई भी संतान नहीं थी, तो उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, वो भारत का विजित प्रदेश था, उसको सौंप देते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उसके बाद में जो अगला भारत का सम्राट बनता है तो वो कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है और वो अपना साम्राज्य विस्तार करता है दिल्ली सल्तनत नाम से। तो आगे पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है 1206 से लेकर 1526, यानी जब तक मुगल आते हैं तब तक का जो काल माना जाता है वो माना जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। तो इसमें 5 राजवंशों ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो पहला जो हमारा है वो था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल माना जाता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब देखिए ये गुलाम वंश इस कारण था क्योंकि ये जो जितने भी राजा बने थे ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो मोहम्मद गोरी के गुलाम होने के कारण इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। तो सबसे पहले उनके मोहम्मद गोरी के प्रिय गुलाम थे और उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को महमूद गोरी ने बना दिया था राजा। तो ये रहे थे 1206 से लेकर 1210 तक। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है, ये इनका उपनाम है क्योंकि ये दान बहुत देते थे। दान दक्षिणा के कारण इनको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी बढ़ाई थी लाहौर को, राजधानी बनाया था इन्होंने, लाहौर को राजधानी बनाई थी। और उसके बाद में जो कुतुब मीनार भारत की सबसे लंबी मीनार है, मंजिल है भारत की सबसे लंबी, वो है कुतुब मीनार, जिसकी 5 मंजिलें बनाई गई है, जिसमें जो पहली मंजिल है उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी याद में इन्होंने इस मंजिल का निर्माण करवाया था। और आगे इसका जो पूर्ण किया था, इसका निर्माण कार्य वो किया था इल्तुतमिश ने ही, इन्होंने सिर्फ उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद में 1210 ईस्वी में ये लाहौर में चौगान या पोलो, जिस जो वर्तमान में घोड़ों पर खेला जाता है, वहां पर चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ये बनते हैं राजा, और ये बनते हैं 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। जो कुतुबुद्दीन ये इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी भी थे, गुलाम थे। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह कर देते इनके साथ, तो ये इनके क्या थे? दामाद भी बन गए थे। और इन्हें कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली थी। राजधानी कहां पर स्थापित कर ली थी? दिल्ली में, यानी पहले राजधानी थी लाहौर में, तो इन्होंने बना ली थी दिल्ली में। इसके बाद में 1226 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर दुर्ग जीता था। रणथंभौर के राजा थे अमीर, उनसे रणथंभौर दुर्ग जीत लिया था। 1223 ईस्वी में मालवा यानी मध्य प्रदेश का भाग था, वहां पर विजय हासिल की थी इन्होंने। और उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में जो अगले राजा बनते हैं, इनकी पुत्री बनती है अगली शासक। और इल्तुतमिश जब जीवित थे तो उन्होंने देख लिया था कि उनके पुत्र है जो उत्तराधिकारी के योग्य नहीं है, तो उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अगली शासिका घोषित कर दिया था। तो बहुत से मुस्लिम सरदार थे, जितने भी मुस्लिम अमीर थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि ये नहीं हो सकता कि एक लड़की है ये राजा कैसे बनेगी, ये राजा नहीं बन सकती। तो इन्होंने क्या किया था? अमीरों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज इसको गद्दी पर बिठा दिया था। और रजिया ने बाद में क्या किया? रजिया ने इस रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और उपाधि धारण कर ली थी सुल्तान रजियत अल। इस उपाधि से क्या बैठ गई थी? गद्दी पर बैठ गई थी। और ये
दिल्ली में पहली मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका यानी महिला थी ये, प्रथम मुस्लिम महिला जो क्या बनी थी, शासक बनी थी दिल्ली की। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसने बाद में पुरुषों की तरह कुब्बा जिसे कोट कहते हैं, पुरुषों की तरह कोट पहनने लगी थी। कुल्हा कहते हैं टोपी को, यानी पुरुषों के वेश में, जो पुरुष वेश रखते हैं उसी वेश में रहने लगी थी। और उन्होंने अश्वशाला का प्रधान बनाया था, जमालुद्दीन याकूत को अपनी अश्वशाला का प्रधान बनाया था और इसी से इन्होंने विवाह किया था। इसी से पहले इन्होंने विवाह किया था। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है याकूत की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इन्होंने अगला विवाह कर लिया था अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। और बाद में मानते हैं कि 1240 ईस्वी में ये दोनों अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों कैथल हमारे हरियाणा में पड़ता है और वहां के आसपास क्षेत्र में घूम रहे थे और इसी दौरान कैथल के डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। इनका शासनकाल था 1236 से 40 और रजिया सुल्तान की हत्या होने के बाद में जो आगे जितने भी शासक बने थे, बैराम शाह बने थे, लेकिन वो कोई भी इनकी खास उपलब्धि नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन उसके बाद में जो अगले शक्तिशाली शासक बने थे वो बने थे बलबन। और बलबन का जो शासन है वो है 1265 से लेकर 1286 में इनकी मृत्यु होती है और 1286 में मृत्यु होती है इनकी। और इनका जो मूल नाम था ये ध्यान रखना, बहारुद्दीन, इनका मूल नाम ये था बहारुद्दीन। और इन्होंने राजतव का सिद्धांत दिया ना, राजतव का सिद्धांत का मतलब होता है भी राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर को रूप बताया था इन्होंने अपने आप को कि मैं आपका राजा हूं और मैं ईश्वर का रूप हूं। और लोहे में रक्त की नीति अपनाई थी, यानी मारकाट की, लोहे में रक्त का मतलब होता है मारकाट की नीति अपनाई थी। और इन्होंने सिजदा और पाबोश, यानी सिजदा और पाबोश होता है कि आप सम्राट के सम्मुख आओ फिर झुको और उसके पैरों को चूमो, ये होती है सिजदा में पासेब की नीति। और इनके दरबार में सबसे कठोर अनुशासन था, इन्हें कठोर अनुशासन के लिए भी याद किया जाता है, यानी इनके दरबार में अनुशासन बहुत था। इसके बाद में 1286 में मृत्यु हो जाती है इनकी। और अगले जो बनते हैं, अगले जो सम्राट बनते हैं इन्हीं के उत्तराधिकारी थे और वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो गुलाम वंश पढ़ लिया था हमने। गुलाम वंश के बाद में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है केकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक था केकुबाद और उसकी हत्या कर देते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी केकुबाद की हत्या करके और एक नए वंश की नींव रखते हैं और उस वंश का नाम था खिलजी वंश। ये अपने नाम पर देखिए, जलालुद्दीन खिलजी कौन से वंश की नींव रखते हैं? खिलजी वंश। और इन्होंने राज किया था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, यानी दिल्ली पर राज करने वाले 1290 से लेकर 1320 तक कौन थे? खिलजी वंश थे। और उनका जो संस्थापक था खिलजी वंश का वो था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, जिसने 1290 से लेकर 1296 मात्र 6 वर्ष तक राज किया था, मात्र 6 वर्षों तक राज किया था। उसके बाद में इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी और इन्हीं के भतीजे भी थे, ये जलालुद्दीन खिलजी के दामाद भी थे, भतीजे भी थे। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, यानी ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इन्होंने जलालुद्दीन की हत्या कर जो अगला शासक बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका इतिहास में इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा था, अपने आप को क्या कहा था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। अपने द्वितीय सिकंदर के नाम से इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। तो इनका जो शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक, सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं खिलजी वंश के ये अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने सैन्य अभियान में जालोर रणथंभौर को जीता था, सैन्य अभियान में 1301 ईस्वी में वहां के हमीरदेव चौहान को हराया था इन्होंने 1301 ईस्वी में। और उसके बाद में 1303 ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के लिए आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के लिए वहां पर जोहर भी हुआ था और यहाँ के राजा थे रतन सिंह, इन्होंने इनको हराया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा दिया था। और ये दोनों रियासतों का जो संबंध है हमारे राजस्थान से है। इसके बाद में इनकी उपाधि थी खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनिमीन, ये इनकी उपाधि थी। इस उपाधि से ये गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद में इनका एक दरबारी कवि था, ध्यान रखना, अमीर खुसरो। जब ये रानी पद्मिनी को हराने चित्तौड़ पर गए थे तभी अमीर खुसरो भी साथ में था और ये इनका दरबारी कवि था अमीर खुसरो।
जिसने ग्रंथ लिखा था खज़ाइनुल फतह। ये ग्रंथ है इनका खज़ाइनुल फतह। और इस ग्रंथ में इन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी है जो विश्व का सुल्तान है और ये जनता का चरवाहा है। चरवाहा का मतलब होता है चलाने वाला, यानी जो जनता को चलाता है। कौन चलाता है? अलाउद्दीन खिलजी चलाता है। बात किसने कही थी? इसने कही थी अमीर खुसरो ने कही थी। ये इसी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। उसके बाद में प्रशासन में इनके सबसे ज्यादा सुधार किए थे इन्होंने। प्रशासन में इन्होंने बाजार नियंत्रण है, जैसे मूल्य निर्धारण पद्धति, मूल्य का निर्धारित कर दिया था। चाहे 80 साल का व्यक्ति लेकर जाए तो ही उसे उसी मूल्य पर वस्तु मिलती थी, चाहे 5 साल का बच्चा जाए उसे उसी अनुसार वस्तु के रेट निर्धारित कर दिए थे इसने। अगर किसी ने कम तोल दिया तो उसका हाथ काटकर या उसका मांस काटकर उसका वजन पूरा किया जाता था। ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे इसने। और ये सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला शासक था। यानी पहले सैनिकों को क्या दिया जाता था? जमीन दे दी जाती थी कि आप इस पे खेती करो और अपना गुजारा करो। तो ये पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दे दिया था। इसने घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने चालू की थी। यानी जो सैनिकों को घोड़ा मिलता था उसको दाग दिया जाता था, यानी ये राजकीय घोड़ा हो गया। और उसके बाद में सैनिकों का हुलिया लिखना, यानी सैनिकों का जो हुलिया लिखा जाता था तो इसी ने लिखाया था, जिसे बाद में पता चल जाता था कि ये है जो हमारा सैनिक है, इसने हुलिया लिखवाया था। बहुत से इसने सुधार किए थे। इसे जैसे प्रशासन में सुधार का जनक भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद में इसका पुत्र बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो राजा बनते हैं वो बनते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी ये सुल्तान बन जाते हैं अगले। और इनकी एक उपाधि थी, ये ध्यान रखना, उल वासिक बिलाय इनकी उपाधि थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। उसके बाद में इन्होंने स्वयं के जो राजा था, शासक था, उसको खलीफा घोषित करवाया था। खलीफा का मतलब खलीफा में जाकर वहां के जो प्रधान होते थे खलीफा के, उनसे अपना राज्य को खलीफा घोषित करवाया था। और ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे। उसके बाद में इनके अंतिम शासक नासुरुद्दीन खुसरो शाह, नासुरुद्दीन खुसरो शाह, ये 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और 1320 में 6 सितंबर 1320 ईस्वी को ये इनके सेनापति थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इनकी हत्या कर देते हैं और वो गद्दी पर बैठ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और वो स्थापना करते हैं तुगलक वंश की। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।